और वेव चैप्टर आपकी क्लास में चल रहा था, और मैंने लास्ट आपको ये पढ़ाया था कि साउंड जो है सबसे तेज सॉलिड में, ठोस में चलता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में भी उस सॉलिड में, ठोस में तेज चलेगा जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा माहौल को आज शुरू के 5-7 मिनट बहुत ध्यान समझना। आपने अगर बेटा किसी भी वेव को देखा हो किताबों में या टीचर ने कभी बनाया हो बोर्ड पे, तो आपको एक चीज देखी होगी आपने कि किसी भी वेव का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा कि टीचर ऐसे बनाता है ना, बोर्ड पे, किताबों में देखा होगा आपने कि वेव को हम किताबों में या अपनी कॉपी में या टीचर बोर्ड पे कुछ ऐसे बनाएगा। आप कहोगे सर ये वेव जो है इसका स्ट्रक्चर सांप जैसा क्यों बनाते हैं? भाई वेव जो है वो तो सीधी रेखा में चलती है, वेव जो है वो चलती है सीधी रेखा में, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है वो सांप के जैसा क्यों बनाया जाता है? क्या वजह है इसकी? भाई आप एक चीज बताओ, कोई भी वेव तरंग तो सीधी चलती है, लेकिन बोर्ड पे बना रहे हैं सांप के जैसा। दूसरा मान लो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के एग्जांपल से समझना थोड़ा सा आसान है। ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब आपको कि सर कोई भी वेव हो वो तो सीधी चलती है, और मैं ट्रांसवर्स वेव लूं, वेव तो सीधी चलेगी, और ये वेव जिस मीडियम में पैदा होगी, आपने पिछली क्लास में बताया था कि उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, तो पार्टिकल के ऊपर नीचे हिलने से बनती है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ये ऐसे क्यों दिखाते हैं, इस समय पता क्या चलता है? कल क्लास होगी ना, कल क्लास होगी भाई, कल क्या दिक्कत है? कल क्यों नहीं होगी पहले ये बताओ, कल ऐसा स्पेशल क्या है जो कल क्लास नहीं लेंगे हम? ठीक है, अब देखो, अब आप कहेंगे सर ट्रांसवर्स वेव वो अनुप्रस्थ तरंग है, सीधी वेव चलती है, और ट्रांसवर्स वेव में आपने बताया था कि पार्टिकल ऊपर नीचे चलते हैं, तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे चलते हैं, तो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना रहे हैं? देखो बेटा स्ट्रक्चर बता आपको क्या बता रहा है। जैसे आप एक समझो कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे चलते हैं, तो पार्टिकल अभी यहां पर है, इसकी हम कहेंगे मीन पोजीशन, माध्य अवस्था। अभी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे पार्टिकल हिलेगा, तो पार्टिकल अभी यहां पर है, ऊपर तक जाएगा, वापस वहीं आ गया, फिर नीचे जाके वापस वहीं आएगा, तो इसका एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूर्ण हो जाएगा, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा करेगा, नीचे वाला भी। यानी कि पार्टिकल क्या करेगा, एक हाइट तक ऊपर गया, वापस वहीं आ गया, फिर जहां से स्टार्ट किया था उसके नीचे गया, वापस वहीं आ गया। अभी बेटा देखो, जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर और नीचे वाला हिस्सा देखो आपको बता क्या रहा, बड़े ध्यान समझना। ये आपको बता रहा है कि भैया पार्टिकल अभी आपका मीन पोजीशन पे है, तो जब ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग बनेगी तो पार्टिकल आपका ऊपर उठेगा, 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 एक हाइट तक पार्टिकल आपको ऊपर जाएगा, एक हाइट तक, फिर वापस वहीं के वहीं नीचे आएगा। पार्टिकल नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वापस उसी पोजीशन में आ गया, जहां से पार्टिकल चला उसी पोजीशन वापस आ गया। अब पार्टिकल इसके नीचे की तरफ जाएगा, पार्टिकल नीचे गया, गया, एक गहराई तक नीचे गया, फिर वापस वहीं के वहीं आ गया। तो ये एक हिस्सा ऊपर एक नीचे, ये बेटा एक आपको कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट दोलन बता रहा है कि ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग में पार्टिकल जब ऊपर नीचे हिलता है तो होता क्या है कि जब पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेगा तो यहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, उसकी पोजीशन लगातार बढ़ेगी, एक हाइट तक जाएगा, फिर वापस वहीं के वहीं आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर वापस वहीं के वहीं आएगा। तो ये आपको हिस्सा जो ऊपर वाला बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर तक गया, फिर वापस वहीं आया, नीचे वाला बता रहा है कि गहराई तक जाएगा, वापस वहीं आया, इसलिए हम इसे ऐसे बनाते हैं। इसका ये मतलब ये नहीं होता कि कोई तरंग ऐसे चलती है नाक की तरह, सांप की तरह। वेव चलती सीधी है, ये वेव चलेगी सीधी, ये जिस मीडियम में वेव बनी उसके पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, तो उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया, वापस वहीं, नीचे चला, वापस वहीं के वहीं, ये बता रहा है आपको ये। दूसरी चीज, अब आप बेटा किसी वेव में बिल्कुल दो एक जैसे पॉइंट ले लो, बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि ये बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है, ये भी बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल एक जैसे पॉइंट है। इन्हें हम कहते हैं कि पॉइंट एक ही फेज में है, समान कला में है, जो बिल्कुल सेम पोजीशन पे हो। मान लो कि पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहा है, यहाँ वाला भी ऊपर नीचे चल रहे हैं, भाई जब किसी मीडियम में वेव बनेगी तो पार्टिकल ऊपर नीचे चलेंगे। अभी पार्टिकल ऊपर हिलते हुए यहाँ पे है, और ये बगल वाला कोई एक पार्टिकल ऐसा है मीडियम का कि वो भी उस समय यहीं पे रही है, तो दो पार्टिकल जो बिल्कुल एक ही जगह पर होंगे, बिल्कुल एक जैसे पॉइंट, इन्हें कहते हैं सेम फेज में है, समान कला में है। ऐसे बेटा ये पॉइंट भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम फेज में, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है। यहां से वेव ने एक ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, अब यहां से स्टार्ट हुआ, ये दोनों भी सेम फेज में है, ये ए और ए डैश सेम फेज में है, ये बी और बी डैश सेम फेज में है, ये सी और सी डैश सेम फेज में है।
बिल्कुल सेम फेज वाले पार्टिकल हैं ये बिल्कुल टॉप वाले, ये बिल्कुल नीचे वाले, यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट कंप्लीट हुआ, अब यहां से स्टार्ट। अब बेटा किसी वेव में जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, ये इसे हम कहते हैं क्रस्ट, इन्हें हम कहते हैं सरंग। याद रखना, किसी तरंग का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्रस्ट कहा जाता है, सरंग। ये नाम सुना होगा जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, इसे हम कहते हैं सरंग। जो बेटा बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होता है गहराई वाला, इसे हम कहते हैं ट्रफ, गरत, और इसे भी हम कहते हैं ट्रफ, गरत। अब किसी वेव में आप बिल्कुल दो एक जैसे पॉइंट ले लो, जैसे दोनों क्रस्ट है, ये दोनों क्या है, ट्रफ है, गरत है, बिल्कुल सेम एक जैसे पॉइंट लेने हैं। तो अगर आप दो ऐसे पॉइंट ले लो जो बिल्कुल सेम फेज में है, समान कला में है, ये दोनों क्रस्ट समान फेज में है, दोनों ट्रफ गरत भी सेम फेज में है, तो बेटा इनके जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो अगर आपसे कोई कह दे कि वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होती क्या है, तो वेवलेंथ क्या होती है, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी। बेटा सरंग ये और ये वाले नहीं लेना, लगातार वाले लेने हैं। दो लगातार सरंगों या गरतों के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ, और सिंबल होता है उसका लैम्डा। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन आती है पेपर में कि दो लगातार सरंग हो, यानी कि दोनों के दोनों सरंग होने चाहिए क्रस्ट, या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गरत, यानी दोनों पॉइंट सेम फेज वाले होने चाहिए। तो सेम फेज वाले समान कला वाले दो पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, उसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया कि दो समान कला वाले सेम फेज वाले बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, या दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, दो कंजेगेटिव क्रस्ट या दो कंजेगेटिव ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो लगातार वो पॉइंट जो बिल्कुल सेम फेज में है, समान कला में है। तो यहां पर लिखेंगे हम वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, हिंदी में लिखेंगे हम तरंग दैर्घ्य, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। हिंदी में लिखेंगे दो लगातार सरंगों दो लगातार सरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो लगातार सरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। बेटा वेवलेंथ का जो सिंबल होता है लैम्डा। कोई बच्चा बताएगा मुझे कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, इसका एसआई मात्रक। इंटरनेशनल सिस्टम में वेवलेंथ का हम क्या मात्रक, क्या इकाई यूज करते हैं, इसकी एसआई यूनिट बताओ। सुधा शर्मा, सौरभ नाथ, निशा भारती, गुंजन, मनीष, भिंड, हरकेश, बताओ भाई। अगर आपसे पूछे कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। वेवलेंथ की एसआई यूनिट, तो आप देखो बड़े दिमाग अगर थोड़ा सा भी लगाओ आप, भाई वेवलेंथ है क्या, दूरी है ना, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, यानी दोनों पॉइंट सेम फेज वाले होने चाहिए, दोनों क्रस्ट हो या दोनों ट्रफ हो। तो ऐसे गुंजन ने, सुनील ने बिल्कुल ठीक लिखा, सुमित कुमार ने। भाई दूरी को तो मीटर में नापते हैं, एसआई यूनिट तो मीटर है, तो वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट बनती है बेटा मीटर। नापने को आप वेवलेंथ सेंटीमीटर में, किलोमीटर में नाप लो, एंगस्ट्रोम में, नैनोमीटर में, किसी में भी नाप लो, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मीटर। तो हम वेवलेंथ को और भी सेंटीमीटर में भी नापते हैं, कई बार मिलीमीटर में भी नापते हैं, नैनोमीटर में भी नापते हैं, एंगस्ट्रोम में भी नापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या, नितिन कुमार इसकी मीटर। सर विशाल ने बताया हमें, सुमित ने बताया, राहुल चौधरी ने बताया, अभिनय ने बताया, अक्षय। ये नितिन कुमार का गलत है पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। ठीक है, एक बात और याद रखना, अगर पेपर में कभी आपसे पूछे ये बताओ कि दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो मैंने कहा कि भाई वेवलेंथ है, तो टीचर को पता है कि बच्चा रट के आया है
कि जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो वेवलेंथ पे टिक मार देगा वो। देखो अगर पेपर में, अरे बढ़िया सा बन नहीं रहा है, ठीक है। देखो बेटा, अगर पेपर में कहे कि दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ, कोई समस्या नहीं है। दो लगातार ट्रफ के गर्त के बीच की दूरी वेवलेंथ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई बार वो ऐसे पूछता है, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि पेपर में कहेगा बताओ कि लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी, लगातार वाला क्रस्ट और ट्रफ, लगातार सरंग और गर्त के बीच की दूरी। तो बेटा एक क्रस्ट और एक सरंग के जो बीच की दूरी होगी वो पूरी वेवलेंथ की आधी होगी। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि अगर वो कहता है कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी या दो लगातार ग्रतों के बीच की दूरी, दो कंजगेटिव क्रस्ट दो कंजगेटिव ट्रफ, तो दो लगातार दोनों के दोनों सरंग है तो वेवलेंथ, दोनों ट्रफ है तो वेवलेंथ। लेकिन एक क्रस्ट और एक ट्रफ है या एक ट्रफ एक क्रस्ट है तो उनके बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी होती है। तो लगातार सरंग और ग्रत के बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी, लगातार सरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ, लगातार ग्रतों के बीच की दूरी वेवलेंथ। लेकिन लगातार ग्रत सरंग या सरंग ग्रत उनके बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि दो लगातार क्रस्ट कह रहा है कि लगातार क्रस्ट और ट्रफ कह रहा है ना। दोबारा समझना, मैंने कहा कि अगर वो कहता है कि दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी, दोनों क्रस्ट हैं तो वेवलेंथ, दो लगातार ट्रफ लगातार ग्रतों के बीच की दूरी वेवलेंथ है। लेकिन लगातार क्रस्ट और ट्रफ लगातार सरंग और ग्रत के बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी बनेगी। तो एक बच्चा मीटर पर सेकंड बता रहा है, भाई मीटर पर सेकंड बेटा स्पीड के लिए होता है, वेवलेंथ होती है दूरी, मीटर में नापेंगे सेम, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये हमारे पास हुई वेवलेंथ की डेफिनेशन। एक चीज और देखना, अब लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। बेटा कोई भी वेव होती है ना तो उसके होती है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सुनो क्या होती है। एक मीडियम में वेव बनी, हलचल डिस्टरबेंस चल रहा है एक मीडियम में, और वो ट्रांसवर्स वेव है तो मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग में पिछली क्लास में पढ़ा था, और लॉन्गिट्यूडनल में अनुदैर्ध्य में आगे पीछे हिलते हैं। अब बेटा जिस मीडियम में वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल, उस मीडियम के कण ट्रांसवर्स वेव में ऊपर नीचे हिल रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग में लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे हिल रहे हैं। वो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने कंपन, कितने दोलन पूर्ण कर रहे हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जिस मीडियम में वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल, उसके कण प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण करेंगे, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है वो। अगर मैं एक सेकंड में 4 रसगुल्ले खा जाऊं तो आप कहोगे हमारे फिजिक्स वाले मास्टर जी की फ्रीक्वेंसी है 4 रसगुल्ले प्रति सेकंड। एक सेकंड में 4 रसगुल्ले निपटा देते हैं। मान लो कि मैं ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर ये मार्कर एक सेकंड में 3 कंपन, 3 वाइब्रेशन पूरे कर रहा है तो आप कहोगे इसके कांपने की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है। अब किसी मीडियम में वेव बनी तो वेव कब बनती है, पार्टिकल हिले, ट्रांसवर्स वेव में अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर नीचे हिलना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण कर लेंगे, वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन द number of oscillations, the number of oscillations by the particles of medium in per second is called फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। हिंदी में लिखेंगे, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा प्रत्येक सेकंड दोलनों की संख्या, प्रत्येक सेकंड दोलनों की संख्या, माध्यम के कणों के द्वारा प्रत्येक सेकंड दोलनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। बेटा प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी जो है इसका सिंबल आप या तो एफ यूज करो या न्यू, आपका मन है। कई बार एन भी यूज करते हैं, नॉर्मली एफ या न्यू का यूज करते हैं हम। मैं क्लास में एफ का ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है।
और इसकी जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, वो बेटा एक साइंटिस्ट के नाम पे हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्स। ठीक है, अब आपको सर फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स तो एक वैज्ञानिक के नाम पे है। अब इस हर्ट्स का मतलब क्या है? मान लो अगर फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपके नाम पे कर दे अंकुर, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि एक अंकुर का मतलब क्या है। तो बेटा एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स होता है और एक हर्ट्स का होता है 1/सेकंड, यानी कि पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की डेफिनेशन आ गई। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसका मैंने आपको सी और डी ऑप्शन दिखाया था, उसका आज ए और बी ऑप्शन देखने का समय आ गया है। अब आपको सबको ठीक करना है क्वेश्चन। ये हमें 100% सही आंसर चाहिए इसका, सब पूरी क्लास से। हल्का सा थोड़ी बहुत लैंग्वेज में आपको फर्क सा दिखेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन करना 9 करो। विशाल, गुंजन, रवि, सौरभ, करते रहो सभी। देखो इसे लिखा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कथन सही है, बयान तो अच्छा शब्द नहीं है, कथन होना चाहिए। ए ऑप्शन लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन वाइब्रेटिंग मीडियम पर मिनट। एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में घटक कण के दोलनों की संख्या है। बेटा फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है ना, उसमें प्रति मिनट नहीं होता, प्रति सेकंड होता है। तो एक तरंग की आवृत्ति क्या है कि प्रति सेकंड कितने कण प्रति सेकंड जो कण है कितने दोलन कर रहे हैं, प्रति मिनट नहीं, ये गलत हो गया। इसमें लिख रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन वेव हैविंग द सेम फेज। बेटा सेम फेज वाले 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, बेटा सेम फेज वाले पॉइंट जो है, जैसे मैंने ये ले लिया, तो सेम फेज में करस्ट, ये भी इस सब सेम फेज में। मिनिमम का मतलब है कि आपको लगातार वाले लेने हैं, लगातार वाले। भाई सेम फेज में तो ये दोनों भी हैं, तो सेम फेज वाले 2 पॉइंट के बीच की जो मिनिमम दूरी है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी सही है, ए सही नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी होता है कि प्रति सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं, पर सेकंड। इसने यहाँ पे प्रति मिनट लिख दिया, बेटा इसलिए गलत हो गया ये। तो पर मिनट नहीं होता, पर सेकंड। तो अगर वो प्रति सेकंड लिखता तो ए ऑप्शन भी ठीक हो जाता। ठीक है, बी सही है कि जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन, इसके सी और डी ऑप्शन हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि सी और डी दोनों गलत थे। ए हमने आज देख लिया कि गलत है, तो क्या आंसर इस क्वेश्चन का बी। ये एसएससी के सीजल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा टीचर ने, उसने एक ही क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी चेक कर ली कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है कि प्रत्येक सेकंड आएगा। उसने वेवलेंथ की डेफिनेशन भी देख ली कि दोनों पॉइंट सेम फेज वाले होने चाहिए और वो लगातार वाले होने चाहिए, यानी कि न्यूनतम दूरी का मतलब कि लगातार वाले होने हो। और उसने ये भी देख लिया कि आपको लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ की डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। तो एक ही क्वेश्चन में वो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आपको क्या पता है क्या नहीं, उसने देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन भाई नोट करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा टाइम मिल रहा है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन लिखने का टाइम देने लगा मैं, फिर तो हो गई क्लास। ये आपको पीएनजी फाइल में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ये तो मैंने बहुत आराम से लिखे, इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा, बहुत टाइम था लिखने का। अगर ये नहीं लिख पा रहे हो तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन उतारने का टाइम नहीं मिल पाएगा भाई, फिर तो क्या पढ़ोगे तुम। यहाँ नोट्स बनाने थोड़े ना आ रहे हो, सीखने आ रहे हो चीजों को। अब लिखेंगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, देखो अभी आपने फ्रीक्वेंसी समझा, दोबारा फ्रीक्वेंसी बताता हूं, फिर टाइम पीरियड से कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जल्दी समझ जाओगे। मैंने कहा कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो वही फ्रीक्वेंसी है। मेरे सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है अभी,
अगर ये पंखा 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर रहा है तो मैं कहूंगा इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी है 2 रोटेशन पर सेकंड। 2 रोटेशन लगा रहा है ये, प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी। मैं 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खा जाता हूं मान लो, तो मेरे रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी 5। तो बेटा प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो तो फ्रीक्वेंसी है। मैंने 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी होगी 5। 1 सेकंड में कितने रसगुल्ले खाए? 5। पर एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा होगा? 1 सेकंड के अंदर ही 5 रसगुल्ले खा लिए, तो एक रसगुल्ला खाने में लगा होगा 1/5 सेकंड। अगर मैं 1 सेकंड में 3 रसगुल्ले खाता हूं, फ्रीक्वेंसी तो 3 हो गई, 1 सेकंड में 3 रसगुल्ले खाए, पर एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा होगा? 1/3 सेकंड। ऐसे ही जिस मीडियम में वेव बनी उस मीडियम के पार्टिकल 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन किए, पर एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा, वो होता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो 1 सेकंड में 12 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी 12, पर एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा? 1/12 सेकंड, वो टाइम पीरियड है। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, वो फ्रीक्वेंसी, पर एक ऑसिलेशन होने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड। तो यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, आप समझ जाओगे। लिखेंगे द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय particles of medium, the time taken by particles of medium to complete, the time taken by particles of medium to complete one oscillation is called time period of a wave। हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय, माध्यम कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो बेटा देखो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर। समझ में आया क्यों लिखा मैंने ऐसा? भाई मैंने आगे 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी 5। 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी 5। एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा? 1/5 सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी 5 है तो टाइम पीरियड 1/5 है, फ्रीक्वेंसी 12 है तो टाइम पीरियड 1/12 होता है। तो टाइम पीरियड होता है 1/f के बराबर। या आप ये भी कह सकते हैं कि f किसके बराबर होता है? 1/t के बराबर। या आप ये भी कह सकते हैं अगर f के t में मल्टीप्लाई करें तो ft किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो गुणनफल है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो बेटा टाइम पीरियड को लिखते हैं हम t से, और टाइम की एसआई यूनिट आपको पता है सेकंड होती है। सेकंड लिखेंगे इसे हम एस से। ठीक है, इसमें अगर हमें एक आध कुछ क्वेश्चन दिख जाए इससे जुड़ा हुआ, वो दूसरे रूप से मैं, चलो एक क्वेश्चन नहीं करना। अमन चहल, टाइम से आया करो भाई क्लास में, करो ये।
देखो कुछ आंसर हमारे पास में आया है, बट अब बताने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी मुझे थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। आप लोगों ने तब भी कहीं ने गलत कर दिया, ज्यादातर का हालांकि सही है। इसने कहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड ए कंजेक्यूटिव ट्रफ। बेटा डिस्टेंस पूछी उसने क्रस्ट और ट्रफ के बीच की, यानी कि क्रस्ट सरंग और लगातार गरत, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो मैंने कहा था कि दो लगातार सरंगों को पूछता हूं कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो लगातार गरतों के बीच की दूरी वेवलेंथ, लेकिन लगातार सरंग और गरत के बीच की दूरी पूछता है तो वेवलेंथ का आधा होता है वो, ये बताया था मैंने आपको स्पेशली अलग से। उसके बावजूद भी गुंजन कुमारी ने गलत कर दिया है, अमन चैल ने गलत कर दिया, तो लग रहा लेट ही आए थे, नेहा ने भी गलत कर दिया है। बाकी सुमित कुमार मुस्कान यादव का सही है, गुंजन ने बाद में ठीक कर दिया है शायद इसे। पुनीत नितिन कुमार का सही है, मेरे बताने के बाद सही कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। अच्छा ये बेटा लिखेंगे इसमें हम स्पीड ऑफ ए वेव, तरंग की चाल। बेटा किसी वेव की जो स्पीड है उसे लिखते हम v से। तो बेटा कोई वेव जब चलती है किसी मीडियम में, वो कितनी स्पीड से भागती है उसकी स्पीड का एक फॉर्मूला याद रखना, इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी। किसी वेव की स्पीड होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी किसी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की अगर मल्टीप्लाई कर दें, किसी वेव की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का अगर हम गुणनफल कर ले, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लाई करें तो स्पीड बनेगी। स्पीड क्या होती है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल से क्या बनती है स्पीड, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। बेटा स्पीड को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। एक लिखेंगे हम एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तरंग का आयाम। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे मान लो अगर मैं एक ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल लूं तो उसमें पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, लॉन्गिट्यूडल में आगे पीछे हिलते हैं। तो अगर मैं ट्रांसवर्स वेव समझूं, पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, तो बेटा पार्टिकल अपने मीन पोजीशन, माध्य अवस्था जिसके ऊपर नीचे वो हिल रहा है, अगर पार्टिकल अपनी माध्य अवस्था से अधिकतम कितना ऊपर या अधिकतम कितना नीचे जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, यानी उसका माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लॉन्गिट्यूडल में अपनी मीन पोजीशन से अधिकतम कितना आगे जा रहा है या अधिकतम कितना पीछे जा रहा है, यानी उसकी अधिकतम डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना है। ट्रांसवर्स में कितना मैक्सिमम ऊपर है, कितना मैक्सिमम नीचे जा रहा है, और लॉन्गिट्यूडल में अधिकतम कितना आगे है, कितना पीछे जा रहा है। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, कि माध्य अवस्था से अधिक कितना ऊपर गया या अधिक से अधिक कितना दूर गया, उसे हम कहते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। यानी जिस मीडियम में वेव बन रही है उस मीडियम के पार्टिकल अगर हल्के हल्के से ऊपर नीचे आ रहे हैं तो वेव का एम्पलीट्यूड कम है, पार्टिकल हल्के हल्के से आगे पीछे आ रहे हैं तो एम्पलीट्यूड कम है। लेकिन जिस मीडियम में वेव बनी उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हिल रहे हैं या बहुत ज्यादा आगे पीछे हिल रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो लिखेंगे एम्पलीट्यूड में द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैक्सिमम displacement of maximum displacement of the maximum displacement of particles of medium from their mean position. The maximum displacement of particles of medium from their mean position is called amplitude of a wave. इन्हें लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन तरंग का
आयाम कहलाता है। ठीक है, सेटा मान लो मैंने ये एक वेव है, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ये, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए आप ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी और कैपिटल ए भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये आपको बड़े ध्यान से करने हैं। लग रहा है दूसरी वाली ही पीडीएफ खोलनी पड़े। हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ऑप्शन देख के भावुक मत होना। ठीक है, अनुज कनौजिया, अनूप, टाइम से आया करो भाई क्लास में। हम्म, देखो, एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? बेटा बड़े ध्यान समझना, मैंने कहा था कि ऑप्शन की फील लेके मत करना, पहले देखो कि उसने दिया क्या, और जब ये आंसर पे टिक लगा रहे हैं, आप ये देखो आप किस लॉजिक के तहत लगा रहे हो। ये ऐसी ऑप्शन चूज कर रहे हो, ये कहीं से आपने कुछ सोल्व किया, तो कह रहा है कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बेटा वेवलेंथ को किससे डिवाइड करना है? टाइम पीरियड से। कह रहा है यानी कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ये किसके बराबर होगी? आपको सर ने डायरेक्ट तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ऐसा तो हमने कुछ डायरेक्ट पढ़ा नहीं है। तो सर देखते हैं इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या। भाई एक चीज बताओ, ये जो 1/t है भाई, लैम्डा है ये समय 1/t लिख लूं, कोई से बच्चों को समस्या तो नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये लैम्डा ये 1/t, तो 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने आपको बताया था ना कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/f के बराबर, या आप ये कह सकते हैं कि f किसके बराबर है? 1/t के बराबर। तो बेटा 1/t की जगह तो आप f लिख सकते हो, तो क्या बन गया? f लैम्डा बन गया। और f लैम्डा किसका फॉर्मूला बताया था? किसी वेव की स्पीड का, चाल का। तो बेटा वेव जो है बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, वेव के लिए स्पीड शब्द यूज करो चाहे वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो तरंग का वेग बनाइए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ को आपने किससे डिवाइड किया? टाइम पीरियड से। भाई एक चीज बताओ, जैसे आप किसी वेव की स्पीड पढ़ रहे हो, तो स्पीड चाल का बेसिक फॉर्मूला नहीं पता आपको? स्पीड क्या होती है आपको कि सर मैथ के टीचर ने पढ़ाया था, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो बेटा वेवलेंथ क्या होगी? यहां देखो, ये एक ऑसिलेशन में यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एक ऑसिलेशन हुआ, तो मैंने कहा था कि एक ऑसिलेशन में कितनी दूरी तय की जाएगी? वेवलेंथ के बराबर। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर। तो स्पीड क्या ही? वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड। इसी 1/t को हम लिख देते हैं f, तो इसी को सोल्व करके f लैम्डा बनता है ये। तो वेवलेंथ को अगर मैं टाइम पीरियड से भाग कर दूंगा तो 1/t को लिख सकते हैं f, तो f लैम्डा। तो किसी वेवलेंथ को टाइम से भाग करेंगे तो स्पीड बनेगी। चलो आपको कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा, उसने कहा पेपर में कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो आपको ये नहीं पता कि वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। यानी कि वेवलेंथ को टाइम पीरियड से भाग करेंगे तो मीटर पर सेकंड बनेगा, और मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? स्पीड या वेलोसिटी का। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, तो इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है, वेवलेंथ। एक क्वेश्चन में चाहूंगा आप ये करो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करो। कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग में 4 किलो हर्ट्ज, बटे स्मॉल के का मतलब होता है किलो, 4 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और 40 सेंटीमीटर की तरंग धैर्य है। 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय बताइए। ये क्वेश्चन ऐसा कई बार आ चुका है, रेलवे का तो फेवरेट है ये।
देखो उसने कहा कि एक वेव है, ये हरियाणा में भी आ रखा है एसएससी के एग्जाम में, एक ध्वनि तरंग में बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है कि इसे 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो जैसे आप न्यूमेरिकल करना हो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल करते समय हमेशा आपको एसआई यूनिट यूज करनी है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक यूज किए जाते हैं वो यूज करने हैं। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक मैंने आपको हर्ट्स बताया था, किलो हर्ट्स नहीं बताया था। तो इसे पहले आप हर्ट्स में बदलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये 4000 हो गया, तो 4000 हर्ट्स आ गया। बेटा वेवलेंथ का यूनिट में लिखवाई थी मीटर, तो सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो कितना आ गया 0.4 मीटर आ गया। ये 3.2 किलोमीटर लिखा है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 3200 मीटर आएगा ये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक, अब यहां पे एक चीज समझना, जब भी पेपर में कभी ऐसा हो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक साथ दे दे, आवर्ती तरंग दैर्घ्य एक साथ मिल जाए, समझ आना कि वेव की स्पीड निकालने के लिए दिया गया है ये एफ लैम्डा, अगर एक साथ मिल जाए तो एफ लैम्डा दिया हुआ है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से वेव की स्पीड निकाल लो। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4000, वेवलेंथ कितनी है 0.4, तो पॉइंट से जाएगा बेटा एक जीरो, तो 4 चौक 16 यानी कि 1600 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। हमें कितनी दूरी तय करनी है, 3200 मीटर की दूरी तय करने में कह रहा है कितना समय लगेगा। तो आपको पता है दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी है 3200, स्पीड है 1600 की, तो टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32, यानी टाइम आ जाएगा 2 सेकंड, यानी कि वेव को 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 सेकंड लगेंगे। जैसा हमें सौरभ नाथ ने बताया सही है, राहुल चौधरी का सही है, अमन चहल का सही है, उन्होंने पहले बी लिखा था बाद में सही कर दिया उन्होंने, तो ये आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा जब भी पेपर में आपको दिखे, सबसे पहले क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है, यानी इसका मतलब है कि स्पीड निकालनी पड़ेगी। लेकिन बस ध्यान रखना कि वेवलेंथ वो सेंटीमीटर में अगर देगा तो उसका मीटर बना लेना 100 से डिवाइड करके, अगर वो फ्रीक्वेंसी देगा किलो में तो 1000 से मल्टीप्लाई करके वो हर्ट्ज में आ जाएगी। तो वेव की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ देते आप उसकी स्पीड निकाल लो कितनी है 1600 आ गई। दूरी कितनी तय करनी है 3.2 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 मीटर बन गया। तो 3200 मीटर की दूरी 1600 की स्पीड से 2 सेकंड के अंदर ही तय कर लेंगे। इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, फटाफट कर सकते हैं। इस समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया आपको। कितने बच्चों के पास समझ में आई, हाँ या ना बताओ। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। दो तीन क्वेश्चन अभी और देखते हैं हम, डायरेक्ट आसान आसान से। बेटा बहुत तसल्ली से बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आपके बैच में, तो चीजें आपको वो क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन करो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। कह रहा है इनमें से कौन सी साउंड वेव की क्वालिटी नहीं है। बेटा देखो साउंड एक वेव है, कोई भी वेव होगी ना उसकी क्वालिटी क्या होगी भाई, उसकी कोई उसका एम्पलीट्यूड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, स्पीड होगी। डेंसिटी जो है ना बेटा तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि मीडियम कम डेंस है कि ज्यादा डेंस है, मीडियम लोहा है कि एल्यूमिनियम है, मीडियम हाइड्रोजन गैस है कि नाइट्रोजन गैस है। डेंसिटी होती है माध्यम की प्रॉपर्टी।
वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी विशेषताएं होती है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, पुनीत कुमार क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई साथ में। शुभेंदु जाना, लेट आयो लग रहा तुम क्लास में। कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो बेटा कह रहा है कि साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f के बराबर। एफ की वैल्यू कितनी है 50, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से भाग कर लोगे ना एक को, एक आध धुरंधर ऐसा जो भाग भी नहीं कर पाएगा, पॉइंट लगा के 0, फिर एक 0 लगाएंगे, 50 दूनी 100, तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। 21वें का आंसर आएगा बी ऑप्शन, 21 का बी। बताया था रिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f के बराबर। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर का बिल्कुल अब सिंपल पार्ट स्टार्ट होगा। अब बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन होंगी, आपको पढ़ रखे होंगे पहले, बहुत जल्दी आप उन्हें कर लेंगे। तो यहां पे हम हैंड डालेंगे हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की परास, सुनने योग्य आवृत्ति की परास, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, देखो बेटा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है कि आपको पता है कि जो साउंड है वो एक वेव है, एक तरंग है, बताया था ना, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो कोई भी वेव की तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल है, यानी साउंड जिस मीडियम में जारी होगी उस मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में जितनी बार आगे पीछे हिलेंगे वो फ्रीक्वेंसी है। बेटा साउंड एक वेव है, लेकिन हम हर तरह की फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकते। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, सुनने योग्य आवृत्ति की रेंज, कि कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन सकते हैं, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। बताओ जितने बच्चे कह रहे हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, सबका ठीक है। बेटा जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 से लेके 20,000। लेकिन कई बार वो पेपर में क्या करेगा, 20,000 नहीं लिखेगा, तो 20,000 के लिख देगा 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब आपको पता ही 1000 होता है, भी हमने पढ़ा भी था एक न्यूमेरिकल में। तो वो साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। लेकिन ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, इसे आजकल कम पूछते हैं। अब इसके आसपास का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो देखो क्या है। अब आजकल क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं कि
भाई अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रह जाए वो तो हमें सुनेगी नहीं, और ना 20,000 से ऊपर वाली सुनेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक परासरवे। वो साउंड बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। वो इंफ्रासोनिक है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाला इंफ्रासोनिक, अपसर्वे, और 20,000 से ऊपर वाला अल्ट्रासोनिक। तो फ्रीक्वेंसी 20 से कम है इंफ्रा, 20,000 से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक, और 20 से 20,000 के बीच में तो ऑडिबल। ठीक है। अभी जो अल्ट्रासोनिक है भाई हमें ये तो सुनेगी नहीं, लेकिन बेटा कुछ जानवर होते हैं जो इसे पकड़ लेते हैं। देखो इसका अल्ट्रासोनिक का बड़ा अच्छा यूज करते हैं बैट चमगादड़। चमगादड़ क्या करते हैं, जैसे मालूम है अंधेरे में चलना है, रात का टाइम है जब बिल्कुल रोशनी नहीं है, तो ये अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं। अभी अल्ट्रासोनिक वेव मान लो सामने कोई दीवार आ गई या कोई पहाड़ी आ गई, ऐसी चीज आ गई जो सामने कुछ रुकावट आ गई, तो अल्ट्रासोनिक वेव उस पर टकराएंगी और टकरा के इनके पास वापस आएंगी। ये समझ आएंगे अच्छा जो वेव छोड़ रहे हैं वही वापस आ रही है, यानी सामने कोई चीज है, ये तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे। अब मान लो जो अल्ट्रासोनिक वेव निकाल रहे हैं अपने अंदर से वो जारी वापस नहीं आ रही, यानी सामने खुला मैदान है। तो बैट चमगादड़ अपनी डायरेक्शन पता लगाने के लिए जिन वेव का यूज करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो बैट के द्वारा कौन सी वेव का यूज किया जाता है अपनी दिशा पता लगाने का, बताने के लिए, या सीधा आगे बढ़ने के लिए, या अंधेरे में चलने के लिए? हम बोलेंगे बैट के द्वारा यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। दूसरी चीज, ये बेटा जो अल्ट्रासोनिक वेव है इनका यूज डॉल्फिन मछलियां भी करती हैं। वो अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालेंगी। आसपास मान लो कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जा रहा है जो भी पानी के अंदर जीव जा रहा है, जिस जो उनका शिकार है उस पर टकरा के वापस आएंगे, समझ आएंगे अच्छा इस डायरेक्शन में अपना कोई शिकार है, उसे जाकर पकड़ लेंगी। तो डॉल्फिन मछली अपना शिकार पकड़ने के लिए इनका यूज करती हैं। डॉल्फिन बेटा यही जो अल्ट्रासोनिक वेव है इनका जो यूज है वो किया जाता है, बैट चमगादड़ यूज कर रहा है इनका, डॉल्फिन का शिकार पकड़ने के लिए यूज कर रही है। इनका यूज किया जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी यानी कि होता है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम सिंपल भाषा में अल्ट्रासाउंड कह देते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराया, वो सोनोग्राफी। मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो डॉक्टर हर महीने उसका अल्ट्रासाउंड कराता है ये देखने के लिए कि पेट में जो फिटस है, जो भ्रूण है, वो सही से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, समय के अनुसार उसकी ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कह देते हैं आम भाषा में। तो सोनोग्राफी कराना, तो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं हम? अल्ट्रासोनिक वेव का। तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है इसलिए हम उसे अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाया। ठीक है। इसे बेटा हम आगे चल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको अलग से। सोनार, यही अल्ट्रासोनिक वेव जो है इनका जो यूज है वो सोनार टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। सोनार में, सोनार में तो बैट का यूज भी करता, बैट भी इसका यूज करता है, डॉल्फिन मछलियां भी करती हैं, सोनोग्राफी में भी होता है, सोनार सिस्टम में भी। सोनार हम पढ़ाएंगे आपको अलग से कि सोनार बड़े बड़े पानी के जहाज पर लगे होते हैं, ये पानी की गहराई नाप सकते हैं, समुद्र कितना गहरा है, ये पानी के अंदर कोई दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है हमारे वाटर क्षेत्र में, उसका भी बता देंगे। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, याद रखना। सोनार सिस्टम में जो पानी के अंदर की चीजें बताने का काम आता है अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। सोनोग्राफी यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है पेट वगैरह का, उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव। बैट अपना रास्ता पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक, डॉल्फिन अपना शिकार पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक वेव। दूसरी चीज, ये बेटा जो इंफ्रासोनिक है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इनका यूज करते हैं बड़े वो जानवर जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, वो छोटी फ्रीक्वेंसी भी सुन लेते हैं, जैसे हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, वो इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं। एलिफेंट, राइनो, वेल्स, हाथी, गैंडे, वेल मछलियां किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का। हाथी, गैंडे, वेल मछलियां ये इंफ्रासोनिक का छोटी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। हाथी, गैंडे, वेल मछलियां इनके द्वारा छोटी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली जाती है। दूसरी चीज, एक काम करते हैं, फिर वो हो नहीं पाएगा अगले 5-7 मिनट में ना, तो आज के लिए आप इतना ही रखते हैं, इन्हें पढ़ के आना आप सभी, ठीक है। और मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं,
ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। कल मैं आते ही पूछूंगा, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि आप घर से पहले से करके लेके आए हो उस क्वेश्चन को, तो घर से आपने किया हुआ है पहले से ऑलरेडी। जैसे क्वेश्चन देखो आप कर सकते हो, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, तो बी ऑप्शन हो गया है, तो है ना। ये क्वेश्चन देखो आपको करके लेके आना है, ये आपका होमवर्क है। कल आते ही मुझे पहले सेकंड इसका आंसर चाहिए होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल हम एक बार, ठीक है। धीरे धीरे इसमें हम और गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे चैप्टर के। आज के इतना, ठीक है, बाय, थैंक यू।